तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम की। और ये जो नियम है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूँ मान के चलिए जो हमारा रेडियो एक्टिवता चैप्टर है इसके सारे के सारे डेरिवेशन इसी पर आधारित हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए बेटा, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन की। तो समझिए बात को, जैसे हमारा कोई रेडियो एक्टिव तत्व है तो उससे अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती, और जब ये किरणें उत्सर्जित होती हैं तो उस तत्व के क्या होते हैं, परमाणु जो होता है उसका भार और परमाणु क्रमांक बदल जाता है, जिससे कि नए तत्व के परमाणु बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन। यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम है, अब यूरेनियम से एक अल्फा कण निकल गया जिससे थोरियम बन गया, थोरियम का परमाणु यहाँ पे बेटा बन गया। और ये आपको बता दें, ये थोरियम का जो परमाणु है ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और ये क्या करेगा, इससे फिर से एक बीटा कण निकल जाएगा, एक नया हमारा वहाँ से एक रेडियो एक्टिव तत्व फिर से तैयार हो जाए। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और ये जब तक चलती रहती है जब तक कि कोई स्थायी तत्व प्राप्त ना हो जाए। ये प्रक्रिया चलती रही, लास्ट में जाके हमारा पीबी जो आता है सीसा, इनकी एक स्थायी तत्व है, वहाँ पे जाके ये प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है। और बेटा जो रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन प्रक्रिया है इसे हम किसी भी रासायनिक या फिर किसी भौतिक विधि से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ना तो इसे बढ़ा सकते हैं ना इसे घटा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रदरफोर्ड और सोडी के नियम की ओर। तो बेटा इस नियम को हम लोग समझ लेते हैं। ये नियम कहता है किसी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय होने की जो दर है उस समय शेष उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम मान लें कि माना किसी समय टी पर, माना समय टी पर परमाणुओं की संख्या n है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है। अब इसे समझिए बेटा बहुत ध्यान से, परमाणु की संख्या हमने मान ली n है, किसी जो कोई हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी समय t पर परमाणु कितने हैं, n है, तथा dt समय बाद, dt समय बाद, dt समय बाद ये है घट जाती, मतलब कितनी घट जाती है, dn इसमें से कम हो जाती, तो n माइनस डी एन रह जाती है, रह जाती है। ठीक है बेटा। तब अब ये घट गई है तब क्या होगा बेटा, तब इसके जो क्षय होने की जो दर क्या होगी, तब यहाँ पे लिख भी देते हैं, तब क्षय होने की जो दर है, क्षय होने की दर क्या हो जाएगी, जो क्षय होने की दर होगी माइनस डी एन बटा डी टी होगी, क्योंकि डी एन कम हो गया इसलिए बेटा माइनस हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है। डी एन बटा डी टी समय में कम हुआ, रह जो क्षय होने की दर ये हो गई है ना। अब समझिए नियम के हिसाब से हो गई, तब रदरफोर्ड तथा सोडी के नियमानुसार, तब रदरफोर्ड तथा सोडी के नियमानुसार, इनका नियम बेटा क्या कहता है, इनका नियम कहता है जो क्षय होने की दर है वो प्रारंभिक, मतलब जो मात्रा थी एन कितनी थी, एन के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे हो गई। ठीक है। इस समय मात्रा कितनी थी, एन थी, तो जो क्षय होने की दर इसके बराबर यहाँ पे हो गई। ठीक है। अब यहाँ समझिए बेटा, ये जब नियतांक हटेगा तो डी एन बटा डी टी बराबर, यहाँ से एक नियतांक आएगा, ये अनुक्रमानुपाती के निशान हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा जिसे बोलते हैं क्षय नियतांक। इसे भेज देते, माइनस को भी उधर ही भेज देते, तो डी एन बटा डी टी बराबर माइनस लेमडा एन, जहाँ लेमडा क्या है, एक नियतांक है, जहाँ लेमडा एक नियतांक है, एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। जिसे बेटा क्या कहते हैं, जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। ठीक है, क्षय नियतांक कहते हैं। इसे हम लोग समझेंगे क्या है क्षय नियतांक, इसे अगले वीडियो में भी हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे समझिए, तो ये हो गया क्षय नियतांक। अब हम बात करते हैं आगे, समझिए बेटा क्या होता है यहाँ से, तो डी एन बटा डी टी बराबर माइनस का क्या हो गया हमारा, इतना हो गया। अब देखिए बेटा डी टी को हम लोग उधर ले जाएंगे और एन को इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है। तो या हम लोग इसे लिख सकते हैं
या क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए डी एन वटा एन नीचे ले आए बराबर माइनस लेमडा डी टी। अब दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो यहाँ पे बेटा इनका समाकलन करते तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/n इंटू डी एन बराबर माइनस कितना है लेमडा डी टी। देखिए बेटा इस चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया 1/n करके, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी रहने देते कोई परेशानी नहीं, इसे हम लोग बाहर निकालते हैं तो 1/n डी एन बराबर माइनस लेमडा डी टी। अब देखो बेटा बात को समझिए, या फिर हम लोग इसे कैसे लिखते, देखिए ये एक सूत्र है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1/x dx, उसका होता है log x, तो इसका हो जाएगा log n, कितना हो जाएगा log n, तो इसका बेटा समाकलन जो हो जाएगा log n के बराबर होगा, कितना होगा log n माइनस लेमडा, इसका हो जाएगा t, कितना हो जाएगा t, और प्लस एक आ जाएगा नियतांक c, जहाँ c क्या है समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है, क्या है बेटा समाकलन नियतांक है। अब समझो बेटा हम लोग बात करें प्रारंभ की, तब क्या किसकी बात करें प्रारंभ के लिए, प्रारंभ के लिए। अब प्रारंभ के लिए बेटा शुरू की बात है, तो शुरू में समय हमारा क्या रहा होगा, टी का जो वैल्यू है वो 0 रहा होगा, टी का मान कितना रहा होगा 0, और उस समय अगर हम मान लें जो हमारी मात्रा थी प्रारंभिक मात्रा n0 थी, कितनी थी n0, ये हमारी प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है बेटा प्रारंभिक मात्रा है n0, तब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा log n0, क्योंकि शुरू में मात्रा n0 थी, कब समय t बराबर 0 पर, तो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे 0 प्लस c, तो log n0 बराबर कितना मिलेगा c, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, तो c का मान मिल गया log n0, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, इसे कोई नाम दे दो बेटा प्यारा सा समीकरण 1 है ना। अब हम लोग c का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग इधर कर लेते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे इसका मान उठा के 1 में, तो हमें मिल जाएगा बेटा log n बराबर माइनस लेमडा टी प्लस log n0। अब इस चीज को उठा के हम लोग यहाँ ले आते हैं तो हमें मिलेगा अब log n माइनस log n0 बराबर माइनस लेमडा टी, तो इतना हो गया बेटा। अब देखिए एक सूत्र होता है बेटा log m माइनस n, क्या होता है log m माइनस n बराबर होता है log m अपॉन n, क्या होता है log m अपॉन n। अगर हम यहाँ पे देखें जैसे सूत्र होता है log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n, मतलब ये ऊपर चला जाता है ये नीचे आ जाता है log लग जाता है, इस तरह से लिख देते हैं, तो इसे भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, तो log n बटा कितना हो जाएगा n0 बराबर माइनस लेमडा टी। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या लेंगे प्रतिलोगुणक लेंगे, प्रति है ना, तो इस तरह से log हटेगा और ये वैल्यू कहाँ चले जाएगी e के पावर में ये चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे n अपॉन n0 बराबर ये कहाँ जाएगा e की पावर में, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी लॉग ले लिया है, ठीक बेटा। अब ये कहाँ जाएगा हमारा n0 में, तो n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी, ये मल्टीप्लाई उधर हमारा n0 चला गया, ये हमारा निकल के आया नियम, रदरफोर्ड तथा सोडी का यही नियम है, ठीक बेटा, यही रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है, सोडी का नियम है। और देखिए बेटा इसमें जो n क्या है हमारा समय t पर परमाणुओं की संख्या है, n0 प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि माना प्रारंभिक सक्रियता, प्रारंभिक जो सक्रियता है, जो क्षय होने की सक्रियता अगर इस तरह से दिखाएगा तो R0 है, तथा t पर सक्रियता कितनी है R है,
तो उसके लिए भी एक सूत्र यहीं से निकल आएगा, क्योंकि हम आयन की जगह क्या रख देंगे आर, और यहाँ रख देंगे आर जीरो ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो बेटा अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा लेमडा है ये निकालेंगे, और अर्धायु में संबंध, अर्धायु क्या होता है हम लोग समझेंगे उसे, फिर उसके बाद अर्धायु और लैम्डा में संबंध निकालेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।